हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 105 यानी कि 105 को कवर करेंगे। और दोस्तों इससे पहले कि यदि आपने पिछले 104 पार्ट नहीं देखे हैं तो रीजनिंग के निरंतर जो पिछले पार्ट करवाए गए हैं आप उन पार्ट को भी देख लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले क्लास में कवर किए गए हैं। तो साथियों आज की इस श्रृंखला में हम आपको रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे। आज की इस क्लास में हम आपको किस तरह के प्रश्नों के बारे में बताएंगे, तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 8 है जिसमें लिखा है कि यदि 4267 का संबंध 10 से है तो 3374 का संबंध 9 से है, तो बताना है दोस्तों कि 4255 का संबंध किससे हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताएंगे जिसमें कहा है कि बाघ, हाथी और जानवर। यहाँ पर दोस्तों बेन आरेख का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताएंगे जो कि आपका एनालॉजी से संबंधित है। इसमें कहा है कि प्रकाश अगर दोस्तों किरण से संबंधित है तो आवाज किससे संबंधित होगी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका हमें सही उत्तर बताना है। आज की इस क्लास में रीजनिंग को एक बार फिर से एकदम बेसिक से साथियों सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज की ये जो क्लास है साथियों कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो याद रखेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों आपको बता दिया जाए कि यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था एसएससी जीडी एग्जाम 2024 का जो हम आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ाएंगे उसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में हमने कल शाम को 28 तारीख को कवर करवाया है। और दोस्तों आज अब हम इस अगले चैप्टर के यानी कि सादृश्यता यानी एनोलॉजी का जो चैप्टर संख्या 2 होगा ये आपका 30 तारीख को शाम 5 बजे लाइव होगा बाई लर्न विद डीएस सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सभी जानकारी के साथ आज के पहले प्रश्न की। आप लोग एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है जिसमें दोस्तों हमसे कहा है कि रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। इसके बाद दोस्तों बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। वह दोस्तों आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। चलिए सबसे पहले अगर बात कर ले रीना की तो उसने कहा है कि 4 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों रीना ने पूर्व में तय की है। कहाँ पर? पूर्व में। और ये दूरी जो बनी गई ये 4 किलोमीटर बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसने कहा है कि उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो दोस्तों अब की बार उत्तर की ओर मुड़ेगी और दोस्तों इसने जो दूरी तय की होगी वो आपकी 10 किलोमीटर प्रश्न के अनुसार हो जाएगी। इसके बाद उसने कहा है कि बाईं ओर घूमती है। अब देखिए रीना जो है उसका मुख उत्तर दिशा में है दोस्तों, अगर बाईं ओर घूमेगी तो वो पश्चिम में जाएगी। और दोस्तों इस स्थिति में अब वो साइकिल जो चलाएगी वो कितने किलोमीटर चलाएगी। सर प्रश्न में कहा है कि 4 किलोमीटर की साइकिल चलाएगी। मतलब यहाँ पर अगर बात करें ये दूरी और ये दूरी दोनों समान हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आगे कहा है कि एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। तो अब यहाँ से उत्तर की ओर घूमेगी, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ से। और दोस्तों इस दौरान इसने ये जो दूरी तय की है ये 2 किलोमीटर की हो जाएगी। तो अब बताना है कि आरंभिक बिंदु यानी कि दोस्तों यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से दूरी की, क्योंकि यहाँ पर एक हमें दोस्तों आयत बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर बात करूँ मैं इस दूरी की तो ये 10 हो जाएगी।
अगर तो सामने भी 10 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये 4 है और आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब एक आयत बना है। इसके बाद हमें 10 किलोमीटर की दूरी ये पता चली है और 2 किलोमीटर की दूरी पता ये चली है, तो 10 + 2 कर देंगे तो दोस्तों 12 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें प्रश्न शब्द दिया गया है और उस प्रश्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं उसको हमें चुनना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रश्न शब्द है कैपेबिलिटीज। क्या है? कैपेबिलिटीज। तो इस तरह से हम कैपेबिलिटीज को लिखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, TIES। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैपेबिलिटीज। और इसमें हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन बनेगा जो हम इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पर लिखा है PLATE, P उसके बाद L फिर A फिर यहाँ पे E और TE, यानी कि प्लेट तो हम बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे PLIA। तो दोस्तों P उसके बाद L फिर I फिर A, उसके बाद हो जाएगा बी कहाँ पर है? तो देखेंगे यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर से एल आया है, लेकिन कैपेबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो दोस्तों एक बार एल है, लेकिन प्लेबल में 2 बार एल आया है, तो इस कारण हम ऑप्शन नंबर बी को नहीं बना सकते हैं। तो यही इस प्रश्न का प्यारे दोस्तों सही से उत्तर बन जाएगा कि जो प्लाईएबल है इसमें 2 बार एल आ रहा है, इस कारण हम इसको नहीं बना सकते हैं। और अन्य ऑप्शन चाहो तो ये सारे के सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है दोस्तों ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तदनुसार उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो दोस्तों इसमें हमें सबसे लंबा बताना है। सबसे पहले ए नाम का जो शख्स है वो बी से लंबा है, तो यहाँ पर ए नाम का शख्स हम बी से लंबा बनाएंगे अगर लंबाई के क्रम में इनको रखेंगे। उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर कहा है कि सी ए से लंबा है, तो सी ए से लंबा है तो ए से लंबा सी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों हमसे कहा है डी ई से लंबा है। डी कौन है? ये डी रहा, ये लंबा है ई से, लेकिन बी से छोटा है, तो बी से छोटा इस तरह का बनेगा। तो अगर हम डी को यहाँ पर बी के नीचे रख देंगे तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा ई। तो इस तरह का लॉजिक बनेगा। और सबसे लंबा पूछा है तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सी नाम का शख्स दे रखा है, यही इसमें दोस्तों सबसे लंबा है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ब्लड रिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है। यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखिए मैं अगर बात कर लूँ अरुण की, तो अरुण हमारा अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो अरुण की माताजी कहाँ पर आएंगी? अरुण के ऊपर आ जाएंगी। तो दोस्तों याद रखेंगे अरुण के ऊपर कौन आएंगी? अरुण के माताजी आ जाएंगी। ठीक है, और अरुण के माताजी के पौत्र की पत्नी है। माताजी का पौत्र मतलब कौन बनेगा? तो आप कहेंगे सर जो अरुण का लड़का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अरुण का लड़का। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर A4 अरुण का लड़का बना देंगे और इस लड़के की पत्नी है तो मतलब इसका विवाह भी करवा देंगे। तो आप कहेंगे सर लड़की कौन है? यहाँ पर लिख देते हैं जो लड़की के बारे में किसने? अरुण ने इशारा किया है। तो अरुण ने कहा है कि यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है, मतलब अरुण के माताजी के पौत्र की पत्नी है। तो अरुण लड़की से कैसे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर ये हमें लड़की पता चली है। कहाँ पर दोस्तों? आप कहेंगे ये लड़की पता चली है, और ये लड़की अरुण से कैसे संबंधित है? से किसके साथ लगा है? आप कहेंगे सर लड़की के साथ। तो लड़की अरुण को क्या कहेगी? लड़की कहेगी ये मेरा पति है और मेरे पति का जो पिता है वो मेरा क्या होगा प्यारे दोस्तों? ससुर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, जिसमें लिखा है कि इस प्रश्न में जो अरुण होगा वो लड़की का ससुर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है? और दोस्तों यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं, टोटल शब्दों की संख्या 7 शब्द दे रखे हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न में हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, मतलब ये एक व्यक्ति के क्या बोल सकते हैं समय काल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो अगर मैं बात कर लूँ किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले उसका प्यारे दोस्तों क्या होगा? जन्म होगा। इसको याद रखेंगे, सबसे पहले इसका जन्म होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले स्थान पर हमारा जन्म आ जाएगा। तो अगर देखें ऑप्शन में,
तो ऑप्शन में मतलब पहले स्थान से शुरुआत होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, तो देखिए अगर हम दोनों ऑप्शन में देखें बी और सी में, तो एक के बाद 4 3 है, एक के बाद 4 3 है, मतलब 4 और 3 तो फिक्स हो गया। एक तो आ चुका था, उसके बाद आ जाएगा बचपन यानी शिशुअवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद दोस्तों क्या आता है, तो याद रखना है आपको, बाल्यावस्था जो होती है उसके बाद आती है किशोरावस्था। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म के बाद हमारा बचपन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बचपन। ठीक है, बचपन के बाद दोस्तों हमारा बाल्यावस्था आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद दोस्तों जो आएगा वो होगा हमारा किशोरावस्था। और किशोरावस्था किस ऑप्शन में दे रखी है, उसी तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर 6 मतलब 6 यानी कि प्रौढ़ावस्था दे रखी है, तो सी नंबर का हमारा गलत हो जाएगा। और बचा हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद बचपन आएगा, बचपन के बाद बाल्यावस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, और उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर किशोरावस्था के बाद हमारी आएगी प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद काम समाप्त यानी कि मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों न्याय निगमन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कहा है, कथन में कुछ कथन दो दे रखे हैं, इनमें से 3 निष्कर्ष निकालने हैं। तो सबसे पहले कथन नंबर 1 पढ़ते हैं, सभी शहर नगर होते हैं। मतलब जितने भी शहर हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सभी शहर। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे शहर, और सभी के सभी शहर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नगर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम नगर बना देंगे। इसके बाद अगर आगे लाइन को पढ़ते हैं, दूसरे वाले निष्कर्ष को पढ़ते हैं, कथन को पढ़ते हैं सॉरी, तो यहाँ लिखा है कुछ शहर गांव हैं। मतलब शहर का ये जो इतना इतना सा पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर का गांव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इस तरह की हमारी आकृति बनेगी। तो इसमें से अब निष्कर्ष बताने हैं। तो देखिए अगर हम निष्कर्षों की बात कर लेते हैं, तो निष्कर्ष नंबर 1, सभी गांव नगर होते हैं। क्या दोस्तों ये गांव का पूरा पार्ट नगर के अंतर्गत आ रहा है, आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं आए, इस कारण हमें नहीं पता है ये सही है या नहीं है। तो मतलब जब क्लियर पता नहीं है तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर कहा है कि कोई गांव नगर नहीं है। तो दूसरी बार में कह दिया कोई गांव नगर नहीं है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये इतना सा पार्ट, ये रहा नगर का रेड पार्ट, और ये रहा ब्लू पार्ट गांव का। तो ये दोनों पार्ट तो कॉमन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि कोई गांव नगर नहीं है। इसका मतलब ये बात भी गलत कह रहा है, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ गांव नगर होते हैं। कुछ गांव नगर, हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये वाला उत्तर हमारा बन सकता है। कैसे बन सकता है, गौर से समझना है। ये रहा नगर का पार्ट, ये रहा मान ले गांव का पार्ट, इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट तो आ ही रहा है ना गांव का। तो इस कारण हम कहेंगे कुछ गांव हैं दोस्तों हमारे नगर हैं। और केवल इस स्थिति में हमारा निष्कर्ष नंबर 3 सही उत्तर बनेगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कहा है कि बाघ, हाथी और जानवर, बाघ, हाथी और जानवर के बीच सही संबंध भली भांति कौन सी आकृति दर्शाती है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बाघ के बारे में, बाघ के बारे में, उसके बाद बात कर लेते हैं प्यारे साथियों हाथी के बारे में, उसके बाद बात कर लेते हैं जानवर के बारे में। तो दोस्तों क्या सभी बाघ, याद रखिएगा, क्या सभी बाघ हाथी होते हैं। तो आप कहेंगे सर हाथी अलग जानवर है और बाघ अलग जानवर है, और ये दोनों के दोनों जानवर के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल पहले हम बनाएंगे दोस्तों किसके लिए, आप कहेंगे सर जानवर को जो डिनोट करेगा वह हमारा सबसे बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा। उसके बाद 2 अंदर सर्कल बनेंगे जो कि अलग अलग होंगे। एक डिनोट करेगा एलिफेंट यानी कि दोस्तों हाथी को, किसको, हाथी को, और दूसरा डिनोट करेगा किसको, आप कहेंगे सर वाघ को। और इस तरह की आकृति कहां पर दिखाई दे रही है, तो प्यारे दोस्तों आप कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न में सर यही इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जिसे हम MCQ के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इस प्रश्न के बारे में, कहा है यदि 42 67 बराबर 10 है, 33 74 बराबर 9 है, तो 42 55 बराबर क्या होगा। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए और अपना दिमाग खर्च कीजिए कि इसका उत्तर क्या बनेगा। चलिए हम तब तक आपको इसका लॉजिक बता देते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों लिखा है कि 42 67, इस तरह से लिखा गया है 42 67, और 42 67 को 10 कैसे बनाया है, तो इसका आपको लॉजिक समझना होगा। सर लॉजिक क्या है, तो इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि अल्टरनेट जो नंबर हैं इनका गुणा कर देना है। अल्टरनेट जो नंबर हैं इनका सर गुणा कर देना है। तो क्या बनेगा दोस्तों, तो इसके बाद हमारा बनेगा 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, और यहाँ पर 7 दूना 14, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, घटाएंगे नहीं, इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस ले लेंगे, और ये डिफरेंस प्यारे दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद दूसरा लॉजिक क्या है, तो दूसरा लॉजिक भी आपको समझना होगा। यहाँ पर लिखा है 33, यहाँ पर लिखा है 33, आगे लिखा है 74, तो इसका अल्टरनेट क्या बनेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 7 और 3 का बन जाएगा, और 3 और 4 का अल्टरनेट बन जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। तो दोस्तों आप कहेंगे 3 सते 21 और 3 चौके 12, तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 21 में से 12 जाएगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा, जो कि यहाँ पर भी दे रखा है। इसका मतलब सर लॉजिक तो यही चल रहा है। अब हम बता सकते हैं 42 55 का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 42 और यहाँ पर लिखेंगे हम 55, और अल्टरनेट करेंगे तो आप कहेंगे अल्टरनेट क्या करेंगे, 5 चौके 20 होगा, इसका गुणा करेंगे ऊपर उसका 5 दूनी 10, मतलब 20 और डिफरेंस 10 का डिफरेंस क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे 20 10 का डिफरेंस सर 10 होता है, और 10 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इस लॉजिक के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज स्थित हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, पैरेललोग्राम्स बताने हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज बताने हैं। तो ये इसको आप एक एमसीक्यू लिखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसका हम बहुत ही शॉर्ट लॉजिक बताएंगे और उसके साथ आपका इसका सही उत्तर भी आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के लिए लॉजिक क्या लगता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज में नंबर देते हैं। सर नंबर देते हैं तो शुरुआत में हम किसमें नंबर देंगे, लेफ्ट टू राइट नंबर देंगे। तो हमारे नंबर यहाँ पर कितने नंबर आए सर, 4 नंबर पड़ पाए, और उसके बाद ये कॉलम बचा, तो ये कॉलम में हम 5वां नंबर दे देंगे। ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है, जब भी समांतर चतुर्भुज पूछे, दोस्तों वैसे तो पूछता नहीं है, बड़े एग्जाम में पूछ लेता है बैंकिंग वगैरह में, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तर तो बताना पड़ेगा सर। उत्तर बताना पड़ेगा तो सबसे पहले सीधे नंबर देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर 5वां नंबर दे देंगे। अब सर इसका लॉजिक क्या बनेगा, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस 5 को हम 4 से संबंध बनाएंगे और इसका जोड़ लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 4 से संबंध बनाएंगे और जोड़ लगा देंगे, इस तरह से 5 + 4। ठीक है, उसके बाद 5 का 3 से संबंध बनाएंगे, फिर से यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। तो अब हम क्या कहेंगे सर, 5 + 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 का 2 से संबंध बताएंगे, फिर जोड़ लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर 5 + 2 कर देंगे, और अब की बार में 5 का 1 से संबंध बता देंगे, तो 5 + दोस्तों 1 कर देंगे। ऐसी स्थिति में इन सभी नंबरों को हमें जोड़ देना है। तो 5 + 4 सर 9 होता है, ठीक है, और 5 + 3 8 होता है, 5 + 2 सर 7 होता है, और 5 + 1 6 होता है। और ये सारे जो नंबर आए हैं इनको अब हम काउंट कर लेंगे। तो 9 7 16 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14 और 16 कितना होता है सर, 30 होता है। चुटकियों का सवाल था, आप चाहो तो इसको याद रख लेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज की संख्या है वो हमारी 30 हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा है कि यदि ट्राइंगल को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसको बिना किसी देरी के सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ट्राइंगल TRI, उसके बाद A हो जाएगा सर, उसके बाद N, उसके बाद G हो जाएगा, फिर L और E हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ट्राइंगल लिखा गया है। और इसका अगर दोस्तों कोड देखेंगे तो SU क्या लिखा है दोस्तों, SU, उसके बाद BJ क्या लिखा है, BJ लिखा है, उसके बाद H और क्या लिखा है, O लिखा है। ठीक है, HO के बाद दोस्तों F और M लिखा है। तो क्या बता सकते हैं सर इसका कोड क्या है। तो इसका अगर दोस्तों लॉजिक क्रैक करें हम, अगर प्यारे दोस्तों इसका हम लॉजिक क्रैक करें तो लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखें, R के बाद S हुआ है और T के बाद U हुआ है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है, दोनों में +1 हुआ है, वो भी कैसा हुआ है, क्रॉस पैटर्न में हुआ है।
इसके बाद ए के बाद बी हुआ है, आई के बाद जी हुआ है। तो दोस्तों आप कहेंगे आई के बाद जे और ए के बाद बी मतलब +1 फिर से क्रॉस पैटर्न में हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जी के बाद एच और एन के बाद ओ, तो फिर से दोस्तों क्रॉस पैटर्न में +1 हुआ है। उसके बाद ई के बाद एफ और एल के बाद एम, मतलब दोस्तों लॉजिक तो हमें पता चल गया है, क्रॉस पैटर्न में +1 चल रहा है सभी नंबरों में। तो दोस्तों इसका लॉजिक तो बता ही देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। कैसे इसका लॉजिक क्रैक करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर को CO, उसके बाद M, फिर दोस्तों P, फिर U, फिर T और E और R। इस तरह से हमारा कंप्यूटर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, O पहले स्थान पर आना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, कंप्यूटर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है, कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर का कोड क्या है, तो इसको अगर समझे हम अच्छे से, अगर दोस्तों हम इसको क्रॉस पैटर्न में चेक करें, देखिए गौर से समझिए, अगर इसको हम क्रॉस पैटर्न में चेक करें तो ओ के बाद क्या आना चाहिए और सी के बाद क्या आना चाहिए। तो सर ओ 15 पर होता है और 15 में एक जोड़ेगा तो 16, और 16 प्लेस वैल्यू दोस्तों पी का होता है, मतलब सभी में पी से शुरुआत होनी चाहिए। और सी के बाद दोस्तों हमारा डी आता है, तो पी के बाद डी आना चाहिए ऑप्शन में। देखिए पी के बाद क्यू है और पी के बाद क्यू है, सी और डी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। और उसके बाद अगर हम लास्ट से चेक कर लें दोस्तों, लास्ट से चेक कर लें तो क्रॉस पैटर्न कुछ ऐसा ही तो चल रहा था। तो अगर ई में एक जोड़ेंगे, ई में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा सर, एफ लास्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में लास्ट में नहीं है तो गलत है, और इस स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और आगे क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आर के बाद एस हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, यू के बाद वी हो जाएगा, उसके बाद पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और एम के बाद दोस्तों एन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी के अनुसार सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि सादृश्यता का प्रश्न है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसको भी देख लेते हैं कुछ इसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एन पी बी और जी, एन पी बी और जी को लिखा क्या गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ओ, ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या लिखा है सी, सी के बाद एच। तो अगर देखें इसका लॉजिक क्या चला है, तो इस तरह का लॉजिक हमें कुछ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। एक मिनट, यहाँ पर एन के बाद ओ एक जोड़ा है, पी के बाद क्यू एक जोड़ा है, बी के बाद सी एक जोड़ा है, और जी के बाद एच मतलब एक जोड़ा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक ए में अगर एक जोड़ दें तो बी आएगा, जे में अगर एक जोड़ दें तो दोस्तों के आएगा, ओ में अगर एक जोड़ दें तो पी आएगा, और टी में अगर एक जोड़ दें तो यू आएगा। यानी कि बी से शुरुआत होनी चाहिए सर, और यू से अंत होना चाहिए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। और दोस्तों इस स्थिति में यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लॉजिक क्या था, सभी में दोस्तों +1 का लॉजिक चल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से एक सादृश्यता का क्वेश्चन है, जो कि नंबर एनालॉजी से संबंधित है, संख्या सादृश्यता से। यहाँ हमसे कहा है कि 64 का संबंध अगर क्वेश्चन मार्क से है तो 72 का संबंध 53 से कैसे है। ये दोस्तों हमें संबंध बताना है। क्या आप इस संबंध को बता सकते हैं, चलिए बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों लिखा है 64, क्या लिखा है 64, उसके बाद अनुपात में है क्वेश्चन मार्क, फिर समानुपात है आपका 72, 72 के बाद फिर अनुपात है 5 3 53। तो दोस्तों अगर इसके लॉजिक की बात करें बिना किसी देरी के, बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर इन दो नंबरों को जोड़ दें, अगर इन दो नंबरों को जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो रहने ही देते हैं। उसके बाद समानुपात में इन दो नंबरों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। और दोस्तों अगर अब इसमें लॉजिक देखें, इन दो नंबरों का लॉजिक देखें, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 और 8, यानी कि 9 के बाद क्या हो रहा है, 9 के बाद हमारा अंतर पता चल रहा है 1 का, 9 और 8 में 1 का अंतर पता चल रहा है। उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 10 और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या बताए, अंतर 1 का बताए। तो बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है, क्या आप इसको बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसी संख्या जो 10 और 1 में अंतर पैदा करती है, मतलब पहले बड़ी संख्या है और बाद में छोटी संख्या है, तो पहले बड़ी संख्या यहाँ पर, बाद में छोटी संख्या क्या आएगी, सर 9 आनी चाहिए, तभी तो अंतर 1 का बनेगा। और 9 कैसे आएगी, 4 4 होता है 8, 5 4 होता है 9, ये हो सकता है। उसके बाद 5 2 7 7 0 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर मैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54 रख दूं तो इस प्रश्न का सही लॉजिक बन जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा 54 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सादृश्यता का क्वेश्चन है, जो कि आपका शब्द सादृश्यता वर्ड एनालॉजी से दे रखा है।
दोस्तों याद रखेंगे ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, मतलब सादृश्यता का है तो लास्ट में संबंध बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूं इसके लॉजिक की तो बहुत प्यारा लॉजिक है। देखिए प्रकाश किससे संबंधित है, आप कहेंगे सर प्रकाश संबंधित है किरण से। ठीक है, प्रकाश संबंधित है किरण से, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, गौर से समझना है। आप समझो प्रकाश चाचा और किरण आंटी, ठीक है, ये कुछ नहीं है, याद रखेंगे ये प्राकृतिक घटनाएं। जिस प्रकार प्रकाश किरण से संबंधित है उसी प्रकार प्यारे दोस्तों आवाज बताना है ये किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए मैं अगर बात कर लूं इस प्रश्न के लॉजिक के बारे में तो दोस्तों लॉजिक बहुत प्यारा है। प्रकाश किस स्थिति में गमन करता है, प्रकाश के जो आने की स्थिति होती है वो दोस्तों कौन सी स्थिति होती है, याद रखेंगे किरण स्थिति होती है। क्या कह सकते हैं, प्रकाश हमारे सामने जब आता है वो किस स्थिति में आता है, किरण की स्थिति में आता है। तो आने की स्थिति यहां पर लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रकाश आने की स्थिति। उसी प्रकार अब क्या करेंगे हम दोस्तों, आवाज के आने की स्थिति। आवाज के आने की स्थिति क्या होगी, आने की स्थिति। इस तरह से हम प्रश्न का लॉजिक बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखिए अगर मैं बात कर लूं इस प्रश्न के लॉजिक की तो अगर आपको ध्वनि समझ में आ रहा है, आवाज की अगर ध्वनि समझ में आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, आप गलत लॉजिक लगा रहे हैं। आवाज और ध्वनि क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम सुर की बात कर लें तो सुर मतलब क्या होता है, सुनाई देने वाला सुर, वो सुर की बात कर रहे हैं जो मुंह से निकलता है। जब जैसे आपको कुछ सुना रहे हैं, आपको क्लास पढ़ा रहे हैं तो इसका एक सुर निकल रहा है, वो सुर कहाँ से निकल रहा है, हमारे गले से निकल रहा है, लेकिन आवाज इससे कोई संबंध नहीं रखती है। लेकिन दोस्तों देखिए आने की जो स्थिति होगी आवाज की वो प्यारे दोस्तों तरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, तरंग हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जिस प्रकार प्रकाश किरण के द्वारा गमन करता है उसी प्रकार आवाज आपकी गमन करती है, किससे, तरंग से। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है अगर हम सही चिन्ह लगाएं तो परिणाम हमें सही पता चल जाए। तो दोस्तों आप कहेंगे यहां पर हम लिखेंगे 24 सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे 7, 7 के बाद फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद फिर 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और बराबर में दोस्तों हमें 25 प्राप्त करना है। क्या कर सकते हैं सर, चलिए प्रयास करते हैं कैसे हम 25 प्राप्त करेंगे। देखिए पहला अगर ऑप्शन उठाएं तो प्लस, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका माइनस। देखिए अगर देखूं दोस्तों मैं यहाँ पर तो 24 + 7/5, ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 5 और माइनस में हो जाएगा 8। तो 5 से 5 कटेगा, 24 7 31 होगा। क्या होगा, 24 7 31 होगा। 31 में अगर 8 जाएगा तो 22 बचना चाहिए, लेकिन 25 है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि सर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सरासर तरीके से गलत है, क्योंकि ये हमारा सही उत्तर नहीं ला पा रहा है। उसके बाद देखेंगे दूसरे वाले को, तो यहाँ पर भाग दे रखा है। क्या दोस्तों 7 का भाग 24 में जाता है? आप कहेंगे सर 7 का भाग तो हमने कभी नहीं सुना 24 में जाता है। तो मतलब ये तो संदेहन गलत हो गया, यानी कि सीधा सा गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पहले मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या है, 1 मिनट, पहले दोस्तों मल्टीप्लाई है, उसके बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर डिवाइड है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर 8 में भी 5 का भाग नहीं जाता। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, लेकिन 8 में कहीं आपने देखा है, यानी कि 5 में कहीं देखा है कि सर 8 का भाग जा रहा हो? जाता तो है, लेकिन सर दशमलव में जाता है, और हमें लाना है 25 दशमलव का, तो कोई महत्व ही नहीं बनता है। इस कारण हम कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो भी हमें गलत समझ में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले माइनस है, उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई है, उसके बाद दोस्तों डिवाइड है, उसके बाद क्या है, प्लस है। तो इस स्थिति में अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 24 माइनस हो जाएगा तो 7 गुणा में 5 और बटे में 5 और प्लस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 24 में से अगर 7 चला जाएगा दोस्तों, 24 में से मैं अगर 7 घटा दूं, मैं यहाँ पर आपको साइड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 24 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो आप कहेंगे सर 17 बचेगा, और ये जो प्लस में 8 होगा, 17 में अगर मैं प्लस 8 कर दूं तो सर 25 तो आ ही जाएगा। मतलब दोस्तों LHS बराबर RHS ये हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसको याद रखेंगे दोस्तों। आप इस प्रश्न को एक बार अपने पेन कॉपी में जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए अगर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप हमें देखते रहेंगे और पेन नहीं चलाएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको रीजनिंग में नंबर आएगा 0। ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूं इसकी। ठीक है, क्योंकि आप अगर पेन चलाएंगे, आपका हाथ एक्टिव होगा, आपका माइंड एक्टिव होगा, तो आप रीजनिंग का मतलब ही क्या है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, मतलब
आपकी बुद्धि को जांच करना ही रीजनिंग का परीक्षण है, तो आपको पेन तो यार चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसको जरूर सोल्व करिएगा मेरे कहने से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंतर्निहित आकृति को चुनिए। दोस्तों अंतर्निहित आकृति, ये एक आकृति है और ये आकृति कुछ इस तरह से हमारी संबंध बना रही है, इसका संबंध हमें पता करना है। तो दोस्तों मैं बात कर लूं अगर ऑप्शन नंबर ए की, अगर मैं बात कर लूं ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पर ये तो इस तरह का बन रहा है, गौर से समझना है, ये इस तरह का हमारा बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर बन रहा है और ये लॉजिक ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इस तरह के बन करके यहाँ तक आ तो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीचे तो कोई लाइन ही नहीं है। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो नीचे कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे लाइन आ रही है प्रश्न आकृति में। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में हमें सर्किल पता चल रहा है, ये सर्किल हमारा हो गया। उसके बाद एक लाइन आनी चाहिए सर्किल से जुड़ी हुई, लेकिन सर सर्किल से जुड़ी हुई तो कहीं लाइन ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल है, गौर से समझना है दोस्तों। फिर से मैं प्रश्न आकृति को थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद दोस्तों अब देखिए, अब प्रश्न आकृति का लॉजिक समझना है कहां से, ऑप्शन नंबर सी से। तो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। उसके बाद एक लाइन भी आई है, मतलब एक लाइन भी आई है। फिर दोस्तों हम नीचे की तरफ आए हैं, फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, गौर से समझिए। अगर आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे यार तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ आ गए और उसके बाद अब हमें नीचे जाना है, यहाँ पर जाना है, गौर से समझिए, हमें यहाँ पर जाना है। प्रश्न आकृति में देखिए और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए और प्रश्न आकृति में देखिए, ये ऐसी लाइन ऑप्शन नंबर सी में नहीं आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। और ऑप्शन नंबर डी को मैं बताता हूँ ये किस तरह का लॉजिक बना रहा है। ये हमारा दोस्तों सर्कल हो जाएगा, सर्कल के बाद ये वाली डंडा हो जाएगी जो कि यहाँ से ये टच करेगी, कौन सी, ये वाली, ठीक है। प्रश्न आकृति को देखिए आप, प्रश्न आकृति को देखिए, ये डंडा हमारा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। उसके बाद नीचे आए हैं, उसके बाद कहाँ पर आए हैं दोस्तों, नीचे आए हैं, तो नीचे भी आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हम फिर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर नीचे आए हैं तो इसमें फिर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, कहाँ पर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी ऊपर की ओर चले जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी में कुछ इस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो रही है जो हमारी प्रश्न आकृति में हमें दे रखी है, ठीक है। याद रखेंगे यही इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटी सी एक जानकारी ले लीजिए, मैंने आपको कल जीएस जीके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए पहला पार्ट करवा दिया है और दूसरा पार्ट आज शाम 5 बजे आपके इसी चैनल पर आएगा। तो आप जुड़ना ना भूलें टॉप 20 प्रश्नों के साथ, क्योंकि जीएस जीके के प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी में 20 पूछे जाएंगे। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये T20 कह सकते हैं टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू जो की है, उसका पार्ट नंबर 2 आज शाम 5 बजे आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत क्या करते हैं, अंत करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने हमें अपना इतना अनमोल समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। आप इसको सब्सक्राइब और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपके लिए हम निरंतर क्लासेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।